हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा मॉडर्न वर्ल्ड में हुइंग और वांग जी के बीच की रिलेशनशिप में थोड़ी प्रोग्रेस होने लगी थी। अब हम जानेंगे कि हुइंग की आखिरकार कहानी क्या थी। कल्टीवेशन वर्ल्ड में मर जाने के बाद हुइंग सबसे पहले वांग जी के पास मैग्नोलिया फ्लावर के रूप में आया था। उन दोनों में से किसी को नहीं पता था। क्लाउड रसेस में आने वाली स्प्रिंग में सबसे पहला खिलने वाला फ्लावर मैग्नोलिया हुइंग ही था। उसकी सेंट वाइट कपड़ों में वहां से गुजर रहे सारे कल्टीवेटर्स को छू रही थी, जैसे वो अनाउंस करना चाहती हो, मैं यहाँ हूँ लंजा। बाकी के मैग्नोलिया फ्लावर्स से एक हफ्ते ज़्यादा वो जिया था, लेकिन फिर से उसी सैडनेस के साथ वो मुरझा गया था। दूसरी बार वेइंग ने एक स्पैरो के रूप में जन्म लिया था, जो कहीं भी उड़ने के लिए एकदम फ्री था, आज़ाद था। लेकिन फिर भी वो बस एक ट्री की ब्रांच पर जाकर ही बैठता था, वो ट्री जो कि जिंगशी के बाहर था। वो अक्सर वांग जी को जिंगशी से बाहर आता हुआ देखता जब वो बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ नाइट हंट पर जाता था, और जब भी वांग जी लौटता था तो वो इंसेंस स्टिक्स निकालकर गुसुलैंड सेक्ट के एंसेस्टर हॉल में जाया करता था और उन स्टिक्स को जलाया करता था। धीरे धीरे क्लाउड रसेस के माउंटेन्स पर विंटर आने लगी थी और जल्दी ही उस स्पैरो के जाने का भी समय आ गया था। तीसरी बार वेइंग ने एक ट्री के रूप में जन्म लिया था, जो कि क्लाउड रसेस से बहुत दूर था और अपनी इस लाइफ में वो वांग जी को नहीं देख सकता था। लेकिन एक दिन ट्रैवल के दौरान वांग जी खुद वहां तक आ गया था, और उसका जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन उस ट्री के नीचे वो रेस्ट कर रहा था। ट्री की ब्रांचेस ने सन की सारी रेस को एकदम ब्लॉक कर दिया था। उस दिन वांग जी कई दिनों बाद इतना पीसफुली सोया था। वांग जी के लिए वेइंग की ये नेवर एंडिंग तलाश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और आखिरकार उसने फिर से एक ह्यूमन के रूप में जन्म लिया। वेइंग जब 6 साल का था तब वो पहली बार जेंगशा और यानली से एक पार्टी में मिला। उन दोनों के पेरेंट्स आपस में फ्रेंड्स थे। जैसे जैसे वेइंग बड़ा हुआ वो उन लोगों के घर आया जाया करता था, और अब वो यानली को अपनी बहन ही मानने लगा था। 10 साल बीत गए थे और अब वेइंग 16 साल का था। जब से वेइंग ने वांग जी को ढूंढना शुरू किया था, यानली को हमेशा एक बात की चिंता रहती थी। वेइंग जिसे ढूंढने निकला है, चाहे वो रीबॉर्न अपनी उसी बॉडी में, उसी नेम और उसी फेस के साथ हुआ हो, लेकिन क्या अभी भी वो पहले जैसा ही होगा? वेइंग उनसे कहता है, जे मुझे पता है कि आप क्या सोच रही हैं और किस बात को लेकर वरिड हैं, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, जब तक मैं श्योर हूँ मैं ये सब करना चाहता हूँ, जब तक मैं उसे ढूंढ ना लूँ। और एक दिन ऐसा आया जब वेइंग कोइंसिडेंस से कहो या लक से वेनिंग को मिला था रोड पर, जब वो दोनों सबवे से बाहर निकल रहे थे। वेनिंग तुरंत उसे देखकर कहता है, वे मास्टर। वेइंग एकदम शॉक्ड रह गया था और वो उससे पूछता है, तुम्हें मैं कैसे याद हूँ? वेनिंग उससे कहता है, मुझे खुद नहीं पता, जैसे ही मैंने आपको देखा मैंने बस बोल दिया, शायद इसलिए क्योंकि आपके मरने से पहले, चाहे मैं एक पपेट ही क्यों ना था, पर फिर भी मुझे होश था। वेइंग उससे पूछता है, इसका मतलब जो हमने किया था वो सच में काम कर गया? वेनिंग तुरंत हाँ कर देता है। अपने पिछले जन्म में वेवुशन को इस बात का बहुत डर था कि वेनिंग को अपने सामने सबको मरते हुए देखना होगा, क्योंकि वो एक पपेट था तो वो नहीं मर सकता था। इसीलिए वेइंग ने उसको आज़ाद कराने के लिए बहुत तरीके अपनाए थे, लेकिन अपने उन तरीकों पर भी वो श्योर नहीं था कि इनसे काम होगा या नहीं। वांग जी ने भी उसे प्रॉमिस किया था कि वो वेनिंग को आज़ाद कराने में पूरी मदद करेगा। वेइंग तुरंत उससे आयुएन और वेंचिंग के बारे में पूछता है। वेनिंग उसे कहता है, आयुएन बिल्कुल ठीक है, वो अभी 2 साल का है, वो अपने पेरेंट्स को बहुत तंग करता है, और लकीली वेंचिंग जे अभी भी मेरी सिस्टर हैं। वेनिंग कहता है, मास्टर वे, लैंड मास्टर कहाँ हैं? क्या आप उनसे मिल चुके हैं? वेइंग कहता है, अभी तक नहीं, लेकिन मैं श्योर हूँ कि मैं उसे एक दिन ज़रूर मिलूँगा। वेइंग ने उस टाउन में वांग जी को ढूंढने की कोशिश की थी जहां वो पैदा हुआ था। अक्सर वो आसपास ट्रैवल किया करता था वांग जी की तलाश में, लेकिन वो किसी ऐसे इंसान को कैसे ढूंढ पाता जिसके प्रेजेंट के बारे में वो कुछ जानता ही नहीं है। उसने सोशल मीडिया के थ्रू उसे सर्च करने की कोशिश की, पर उसे नहीं पता था कि वांग जी का नाम अब भी लान वांग जी ही होगा। वो अक्सर सेलिब्रिटीज़ की न्यूज़ चेक किया करता था कि शायद उसे कोई जाना पहचाना फेस दिख जाए, लेकिन इस बात पर भी वो श्योर नहीं था कि वांग जी बिल्कुल वैसा ही दिखता होगा। वांग जी को ढूंढते ढूंढते अब काफ़ी साल हो गए थे और उसे कोई रिजल्ट नहीं मिला था। तब उसने सोचा कि उसे कोई और बेटर तरीका ढूंढना होगा।
वैनिंग से मिलने के बाद वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में और हार्ड तरीके से सोचने लगा था और उसे एक चीज़ के बारे में याद आया, इंसेंस बर्नर। पास्ट लाइफ में जब भी वुयिंग इंसेंस बर्नर को यूज़ किया करता था तो वो अपनी ओरिजिनल बॉडी में होता था, ना कि मुशन्यू की बॉडी में। इसका मतलब इंसेंस बर्नर उसकी सोल, उसकी आत्मा को पहचानता था, ना कि फिजिकल बॉडी को। वुयिंग ने सोच लिया था कि अब उसे वांगजी की आत्मा को ढूंढना होगा इंसेंस बर्नर का इस्तेमाल करके। ये भी उसके लिए बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन वो हार नहीं मानने वाला था। एक दिन वुयिंग जब थक गया था तो काउच पर बैठकर यानली से कह रहा था, शिजे, उसे ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? यानली उसे स्माइल करते हुए कहती है, आइंग, तुम्हें बस पेशेंस रखना होगा। वुयिंग उससे कहता है, मैं कब से पेशेंस रखे हुए हूँ शिजे। यानली कहती है, बस कुछ समय और, तुम उसे ज़रूर ढूंढ लोगे। तुमने खुद तो कहा था ना कि तुम बहुत क्लोज हो। वुयिंग उससे कहता है, शिजे, शायद लास्ट नाइट में उससे मिला था। यानली कहती है, आइंग, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें खुश होना चाहिए। वुयिंग उससे कहता है, मैं खुश था शिजे, शुरुआत में मैं बहुत खुश था, लेकिन फिर मैं सोच रहा था कि क्या मैं बस सपना देख रहा हूँ, क्योंकि उसे मेरा नाम नहीं पता था। यानली उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, आइंग, इसी बात का तो मुझे डर था। हो सकता है अब वो लंजा ना हो जिसे तुम जानते हो, अब वो बदल गया हो। वुयिंग उससे कहता है, मैं जानता हूँ शिजे, लेकिन फिर भी मैं बहुत क्यूरियस हूँ। मैं बस जानना चाहता हूँ कि इस लाइफ टाइम में वो कैसा है, क्या वो पहले से अलग है या वो वैसा ही है, और क्या वो खुश है। हमारे पिछले जन्म में उसे मेरे बिना जीना पड़ा था। मैं बस श्योर होना चाहता हूँ कि इस जन्म में वो बिल्कुल खुश है। और आखिरकार वो लंजा से मिल गया था। विंग ने जब पहली बार लंजा को प्लेन ब्लू पजामाज में देखा था, वो खुद को रोक ही नहीं पाया था और उसने वांगजी को वहीं किस कर लिया था। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लंजा को वो याद है या नहीं, उसे तो वो याद है ना, और उनके पास बहुत समय है एक दूसरे को फिर से अच्छे से जान लेने का। लंजा सिर्फ और सिर्फ उसका प्यार है। यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। वांगजी जब अगले दिन ऑफिस जाता है तो उसने 4 बार अपनी घड़ी को चेक किया था। 8 बज चुके थे। उसके हाथ में वही बॉटल थी जिसमें वो कॉफ़ी भर कर लाया था, लेकिन जिसके लिए वो लाया था वो अभी तक आया ही नहीं था। वो 4-5 बार ऑफिस की बिल्डिंग में चेक करता है। कई बार वो अपने फ़ोन को भी चेक करता है। हमेशा जब भी वांगजी ऑफिस में होता था तो उसका फ़ोन हर मिनट पर वाइब्रेट करता रहता था, क्योंकि विंग उसे मैसेज करता रहता था। लेकिन 2 मिनट हो चुके थे पर अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था। 3 मिनट हो गए, अभी भी कोई नोटिफिकेशन नहीं। अब 5 मिनट से ज़्यादा हो चुका था। सारे एम्प्लॉयज़ ऑफिस में आने लगे थे। वांगजी से बर्दाश्त नहीं होता। वो फाइनली अपने फ़ोन को निकालता है, अनलॉक करता है, विंग के लिए एक मैसेज लिखता है, उसे डिलीट कर देता है, फिर एक और मैसेज लिखता है, फिर से डिलीट कर देता है। 10 मिनट तक वो ऐसे ही करता रहता है। आखिरकार वो सिर्फ विंग लिखता है और उसे सेंड कर देता है। विंग ने तुरंत मैसेज को सीन भी कर लिया था और वो वांगजी को रिप्लाई करता है, लंजा, मैं बहुत ज़्यादा ही सो गया। तुम्हारे मैसेज से अभी ही उठा हूँ। मैं बस अभी आ रहा हूँ। किसी और के साथ मुझे रिप्लेस मत कर देना, और मेरी कॉफ़ी तो किसी को देने की हिम्मत भी मत करना। वांगजी फाइनली एक चैन की सांस लेता है और उसे मैसेज करता है, मैं नहीं दूंगा। तुम किस टाइम तक आ जाओगे? विंग उसे रिप्लाई करता है, जल्दी तो बिल्कुल नहीं आ पाऊंगा अगर तुम इसी तरह मुझे मैसेज करते रहोगे तो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर मैसेज का रिप्लाई करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ अपने मैसेजेस से मुझे डिस्ट्रैक्ट करना बंद करो, जिससे मैं रेडी हो सकूं और जल्दी से पहुंच सकूं। वांगजी उसे मैसेज करता है, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। विंग उसे मैसेज करता है, लंजा, ये सब करने से पहले कम से कम मुझे वार्निंग तो दो। वांगजी उससे कहता है, क्या किया मैंने? विंग कहता है, तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो। मैं अपने टीथ ब्रश कर रहा था। तुम्हारे मैसेजेस की वजह से मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। बाद में जब हम एक दूसरे को किस करेंगे और मेरे मुंह से स्मेल आने लगी तो? वांगजी उसे रिप्लाई करता है, अगर तुम हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग एकदम शॉक्ड होते हुए लिखता है, लंजा। वांगजी अपना फ़ोन बंद करके मुस्कुराने लगता है। आज का दिन वांगजी को अपना बिजिएस्ट डे लग रहा था, क्योंकि उसे विंग के ऑफिस में उससे मिलने जाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। बार बार उसकी कोई ना कोई मीटिंग शुरू हो जाती थी और कोई ना कोई एम्प्लॉयज़ उससे बात करने के लिए आ जा रहा था। उसे अपना फ़ोन चेक करने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, जिससे वो ये देख सके कि विंग ने उसे मैसेज किया है या नहीं।
फाइनली जब वर्किंग आवर्स ख़त्म होने को आ गए थे, तब वांग जी सोचता है कि वो वयिंग के ऑफिस जाएगा। हालांकि उसे बहुत शाय फील हो रहा था रात को ड्रीम में जो भी कुछ हुआ उसके बाद वो वयिंग से क्या बातें करेगा, लेकिन वो बस उसे मिलना चाहता था। वो वयिंग के ऑफिस के डोर को नॉक करता है, लेकिन अंदर से कोई आंसर नहीं आता। वो फिर से नॉक करता है, लेकिन अभी भी कोई आंसर नहीं आ रहा था। वो हेजिटेट करते हुए अपने आप ही डोर पुश कर देता है और वो देखता है कि वयिंग तो सो गया था। वयिंग अपनी डेस्क पर ही सिर रखकर सो गया था। वांग जी एकदम क्वाइटली रूम में अंदर आता है और बिना कोई आवाज़ किए दरवाज़ा बंद कर देता है। वयिंग के बाल उसकी आंखों पर आ रहे थे। वांग जी धीरे धीरे उसके पास आता है और उसके बालों को कान के पीछे पहुंचा देता है। वयिंग की पीसफुल स्लीप को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना वो अपने हाथों को वयिंग के चीक्स पर सहलाने लगता है। इस वक्त वयिंग इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था और वांग जी सोच रहा था ये पर्सन सच में बहुत केयरलेस है, अगर कोई और अभी रूम में आ जाता तो। तभी वांग जी की नज़र वयिंग की नेक पर जाती है जहाँ बहुत बड़ा मार्क था। तभी अचानक से वयिंग की आंखें खुलने लगती हैं। वांग जी जैसे ही अपना हाथ हटाने वाला होता है, वयिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ पर किस कर लेता है। वांग जी हाथ हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वयिंग टाइटली पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। वांग जी उससे कहता है तुम जगे हुए थे। वयिंग उससे कहता है जब तुम अंदर आए थे उससे पहले तक तो मैं सो रहा था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैं क्यूरियस था ये जानने के लिए कि तुम मेरे साथ क्या करोगे। मैंने खुद को पूरी तरीके से प्रिपेयर भी कर लिया था, लेकिन तुम इतनी क्यूट हरकतें कर रहे थे कि मैं और हैंडल नहीं कर पाया। और मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ लंजा, मेरी परमिशन ऑलरेडी तुम्हारे पास है, तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो, कहीं भी किसी भी टाइम पर। क्या तुम भूल गए हो? क्या मुझे तुम्हें याद दिलाने की ज़रूरत है? तुम्हें इस वक्त डोर लॉक कर देना चाहिए था और वो कंटिन्यू करना चाहिए था जो हम लास्ट नाइट कर रहे थे। मुझे और भी खुशी मिलती अगर इस तरह मैं तुम्हारे साथ जागता तो। वांग जी तुरंत अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर देता है। वो और ये सब नहीं सुन पा रहा था। वयिंग उसका हाथ हटाने की कोशिश करता है, लेकिन लंजा जब बिल्कुल भी मूव नहीं होता तो वयिंग उसके हाथ पर लिक कर लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसकी इंडेक्स फिंगर को सक करने लगा था। वांग जी ये सब नहीं देख पा रहा था और वो तुरंत अपना हाथ हटा लेता है। इससे पहले कि वयिंग उसे कुछ कह पाता, वांग जी अपने लिप से उसे चुप करा देता है। वयिंग तुरंत हंसते हुए अपने लेग से वांग जी की वेस्ट को पकड़ लेता है और अपने हाथ उसके नेक में डाल देता है। ऑफिस चेयर उन दोनों के वेट से हिलने लगी थी क्योंकि वांग जी वयिंग के ऊपर था। जो भी ऑफिस के बाहर से गुजर रहे थे वो आपस में बातें कर रहे थे कि अंदर से कैसी आवाजें आ रही हैं। फाइनली उन दोनों का किस एंड होता है, लेकिन लिप्स अभी भी एक दूसरे से टच हो रहे थे और वयिंग का फेस एकदम ब्लश कर रहा था। बाल पोनीटेल से निकलकर बिखर गए थे क्योंकि वांग जी ने उसकी हेयर टाई को खोल दिया था। तभी वांग जी वयिंग की नेक पर जहाँ निशान बना हुआ था वहाँ हाथ फिराता है और उससे कहता है क्या ये मेरी वजह से हुआ है। वयिंग उससे कहता है तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा। वांग जी उससे कहता है लेकिन वो तो बस एक ड्रीम था ना। वयिंग कहता है तो क्या हुआ, क्या तुम्हें एम्बैरेसिंग फील हो रहा है कि तुम ड्रीम में इतने रफ थे? कोई बात नहीं लंजा, तुम चाहो तो अभी भी रफ हो सकते हो, मुझे तो तुम वैसे ही पसंद हो। वांग जी उससे कहता है वयिंग बात को बदलो मत, वो सब कुछ एक सपने में हुआ था तो फिर ये अभी तुम्हारी बॉडी पर क्यों है। वयिंग इस बात पर उससे कुछ नहीं कह पाता। वांग जी उससे कहता है वयिंग तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे मेरे सपनों में मिलने की वजह से मैं ठीक से नहीं सो पा रहा हूँ, तो क्या तुम्हारे साथ भी यही था? तुम भी तो कल रात को ठीक से नहीं सो पाए होंगे ना, क्योंकि तुम मेरे सपने में थे। वयिंग उससे कहता है नहीं लंजा, ऐसा नहीं है। वांग जी उससे कहता है तुम अभी तक सो रहे थे वयिंग, मुझसे झूठ मत बोलो। वयिंग फिर बात को बदलते हुए कहता है क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हारी कॉफ़ी नहीं पी है ना। वांग जी उससे कहता है फिर सुबह तुम लेट क्यों आए, क्योंकि तुम ज़्यादा सो गए थे। वयिंग उससे कहता है वो तो अक्सर मेरे साथ होता है, मैं बहुत ज़्यादा सो जाता हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से ऐसा नहीं होगा। अब मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इग्नोर नहीं करूँगा। वांग जी को पता था कि ये सब सच नहीं है। उसे अभी भी नहीं पता था कि ये ड्रीम शेयरिंग कैसे काम करता है और वयिंग को ये सब नॉलेज क्यों है। अब उसे ये सब इसीलिए जानना था कि कहीं ये सब के पीछे वयिंग खुद को तो हर्ट नहीं कर रहा है।
वांग जी फिर से वुयिंग के उस निशान पर अपना थंब फिराता है और उसे थोड़ा बुरा फील हो रहा था। वुयिंग उसके दोनों चीक्स को पकड़ता है और उससे कहता है, ऐसे मत देखो लंजा, ये मेरी चॉइस थी। तुम्हें तो पता भी नहीं था कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, तो तुम्हें कैसे पता चलता कि मैं कौन से मेथड्स यूज़ कर रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। अब वांग जी एक और बात सोचने लगता है। जब वो पहली बार ड्रीम में मिले थे तो वुयिंग ने उससे कहा था कि क्या ये कोई मेमोरी है। वुयिंग ऑलरेडी वांग जी का नाम भी जानता था। काफ़ी सारी बातें थी जो अभी भी वांग जी को क्लियर नहीं थी, लेकिन एक बात उसे पता चल गई थी कि वुयिंग उसे पहले से जानता था। ये सब सोचकर वांग जी उससे कहता है, क्या हम हमारे उस फर्स्ट ड्रीम से पहले भी कहीं मिल चुके हैं। वुयिंग को फिर से थोड़ा बुरा लग रहा था कि लंजा उसे बिल्कुल भी नहीं जानता है, लेकिन फिर भी वो उसे स्माइल करते हुए कहता है, नहीं, हम कभी नहीं मिले लंजा। वांग जी उससे कहता है, लेकिन तुम मुझे ढूंढ रहे थे। वुयिंग इस बात से इनकार नहीं कर सकता था, लेकिन इसके बदले में वो वांग जी को क्या आंसर दे ये भी उसे नहीं पता था। तभी वांग जी अपने हाथ को वुयिंग के चिन के पास ले जाता है। वांग जी फिर से उसे किस कर लेता है। वांग जी बार बार उसे किस करता है। हर बार वो किस डीपर होता जा रहा था और वुयिंग ब्रेथलेस होता जा रहा था। वो किसी और बात पर फोकस नहीं कर पा रहा था। वांग जी तब तक उसे किस करने वाला था जब तक वुयिंग उसका जवाब ना दे। वुयिंग को जब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी तो वो लाइटली वांग जी के शोल्डर्स पर टैप करता है और वांग जी उससे अलग होता है। वुयिंग बहुत गहरी गहरी सांस ले रहा था। उसके लिप्स एकदम रेड हो गए थे, जिन पर वांग जी के टीथ के बाइट मार्क्स भी थे। वुयिंग आखिरकार उससे कह देता है, ये एक लंबी कहानी है लंजा। वांग जी उससे कहता है, मेरे पास बहुत टाइम है। वुयिंग उससे कहता है, लेकिन ये सही जगह नहीं है। वांग जी कहता है, फिर कौन सी जगह ठीक रहेगी। वांग जी वुयिंग को अपने अपार्टमेंट में लेकर आ गया था। वुयिंग अपने शूज़ खोलते हुए कहता है, तो ये वो जगह है जहाँ लंजा रहता है। मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा सफाई रखते हो तुम लंजा। अब वुयिंग वांग जी के घर पर था, उसके लिविंग रूम में था। लंजा जो चाहे उसके साथ कर सकता था, लेकिन अभी उन दोनों को बात करना ज़रूरी था। वो वुयिंग से पूछता है, तुम ड्रिंक में क्या लेना पसंद करोगे। वुयिंग वांग जी को किचन में फॉलो करता है। ये वही किचन था, वही डाइनिंग टेबल था जो वुयिंग ने अपने सपनों में देखा था। वुयिंग वांग जी से कहता है, लंजा, तुमने कभी भी मुझे नहीं बताया था कि ये तुम्हारा खुद का घर था। वांग जी उससे कहता है, तुमने भी तो मुझे नहीं बताया था कि तुम रियल में मुझसे मिलने वाले हो। वुयिंग कहता है, अब तो मैं यहाँ आ गया हूँ, है ना। दोनों डाइनिंग टेबल पर बिल्कुल उसी तरह बैठ गए थे जिस तरह वो सपने में बैठे हुए थे। तभी वांग जी अचानक से कहता है, वुयिंग, तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी उससे स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम क्यूरियस नहीं हो लंजा। वांग जी बहुत क्यूरियस था सब कुछ जानने के लिए, लेकिन वो वुयिंग को हर्ट नहीं करना चाहता था। वुयिंग तभी हंसते हुए कहता है, लंजा, गलत मत समझो। वो स्टोरी मेरे लिए कोई पेनफुल स्टोरी नहीं है, बल्कि इसका बिल्कुल अपोजिट है। मुझे तो तुम्हें बताने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि कहाँ से शुरुआत करूँ। वांग जी एकदम पेशेंटली वेट कर रहा था वुयिंग की बातों का। तभी वुयिंग अचानक से उससे कहता है, लंजा, बस एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ इस वजह से ऐसा नहीं कह रहा, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम ये सब सुनने के बाद मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ। तुम अभी जो भी हो, मुझे उससे ही बहुत प्यार है। जितनी भी बार मैंने तुमसे आई लव यू कहा है, हर बार सीरियस होकर कहा है, और आज भी मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं जो भी कुछ कहने वाला हूँ उससे कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है लंजा। जब मैंने तुमसे कहा था कि हम पहले कभी नहीं मिले हैं तो मैं सच कह रहा था। हम इस जन्म में पहले नहीं मिले। वांग जी कन्फ्यूज्ड होते हुए उससे कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा। तो वुयिंग कहता है, लंजा, तुम पुराने जन्म के बारे में क्या सोचते हो। वांग जी उससे कहता है, तो तुम रेनकार्नेशन की बात कर रहे हो। वुयिंग कहता है, हाँ, मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। बहुत लंबे समय पहले हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, और मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें फिर से ढूंढ लूँगा, चाहे तुम कहीं भी क्यों ना हो। और मैंने अपना प्रॉमिस निभाया, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वांग जी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। वुयिंग कहता है, मुझे पता है ये बहुत इम्पॉसिबल साउंड करता है, और मैं जानता हूँ तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन वांग जी तुरंत उससे कहता है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ।
ओके गाइस, आगे वुयिंग क्या स्टोरी बताएगा ये मैं कल आपको बताऊंगी। आई होप आज का पार्ट भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।